यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स को, और फिजिक्स का यूनिट नंबर 15 जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और प्रकाश का जो द्वैत व्यवहार होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो आज उसका क्लास नंबर 7 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले 6 क्लासेस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो यूनिट है काफ़ी बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो हमें डिटेल में कंप्लीट करनी थी। सो एक बार अपन सिलेबस देख लेते हैं, यूनिट 15 में क्या क्या चीज़ें थी, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और आज हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सो हमने स्टार्ट किया था चालक कुचालक से, बेसिक चीज़ें हमने यहाँ से डिस्कस करी। फिर हमने पीएन जंक्शन डायोड को अच्छे डिटेल में पढ़ा। फिर यहीं से हमने रेक्टिफायर क्या होता है, जेनर डायोड क्या है, एलईडी डायोड क्या है, प्रकाश विद्युत सेल यहाँ पर क्या होते हैं, लेजर सेल क्या होता है, लॉजिक गेट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, ठीक है। फिर हमने कल स्टार्ट किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि क्लास नंबर 6 में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव को डिस्कस किया। आइंस्टीन का ऊर्जा जो प्रकाश विद्युत समीकरण है इसको हमने कंप्लीट किया, ठीक है। आज हमें पढ़ना है विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या होती है, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, साथ ही डी ब्रॉगली समीकरण यहाँ पर क्या होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी आपको आपके सिलेबस में दिख रहे हैं, ये हमें कंप्लीट करना है। प्लस इसके साथ ना, जब आप पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड से बनने वाली चीज़ ट्रांजिस्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो टॉपिक भी आज अपन कवर करेंगे और साथ ही कुछ इसके एमसीक्यूज भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछे जाए, मतलब इस वाले पूरे यूनिट में न्यूमेरिकल पूछे जाए, तो वो पीएन संधि डायोड से बनने वाला जो ट्रांजिस्टर है ना, क्योंकि अगर आप देखेंगे कंप्यूटर वगैरह हर जगह ट्रांजिस्टर लगते हैं, तो वो कॉमन टॉपिक है, पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल बनेंगे तो इसी वाले टॉपिक से बनेंगे इस यूनिट में, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज अपन को 3 टॉपिक करने हैं, ड्यूल नेचर करना है, डी ब्रॉगली समीकरण करनी है और हमारा ट्रांजिस्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। बात की जाए कोर्सेज की तो 40 डेज का क्रैश बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। कंप्लीट नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। अभी शाम को अगेन आपका मैराथन क्लास होने वाला है, कल भी मैराथन क्लास था यूनिट 11 का, आज भी हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, सब कम्प्लीटली सभी के लिए फ्री रखा गया है, ज़रूर से आप सभी ज्वाइन करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन कंटिन्यू करते हैं विकिरण की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के नाम से ये टॉपिक है, जिसका मतलब होता है कि विकिरण की द्वैत अर्थात दोहरी प्रकृति यहाँ पर होती है। मतलब विकिरण दो तरीके से व्यवहार कर सकती है। कोई भी विकिरण होगी उसका व्यवहार कैसा देखा जा सकता है, दोहरा देखा जा सकता है। अब दोहरा कैसे, सबसे पहले तरंग फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हो, और दूसरा कैसे, दूसरा आप बोल रहे हो कण फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हो। मतलब कि एक हम लोग तरंग प्रकृति कह सकते हैं, दूसरा हमारा पार्टिकल नेचर उसका हो सकता है, ठीक है। तो विकिरण में होने वाली कुछ घटनाओं, जिसमें आप व्यतिकरण ले सकते हो, विवर्तन ले सकते हो, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण यहाँ पर ले सकते हो, है ना। ये अपन आगे कभी डिस्कस करेंगे, बस अब अभी आप नाम देख सकते हो कि विकिरण में कुछ घटनाएं होती है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। ध्रुवण की व्याख्या जो है, विकिरण को एक तरंग की तरह, वेव की तरह कंसीडर करके किया जाता है। मतलब आप जब प्रकाश की स्टडी करते हो ना, तो आप प्रकाश को क्या करोगे, एक वेव के फॉर्म में कंसीडर करोगे, और वेव के फॉर्म में होगा तभी आप उसका व्यतिकरण देख पाओगे कि कैसे दो वेव एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पर करती है, या तो उसके प्रभाव को कम कर देगी या उसके प्रभाव को डबल कर देगी। ऐसे ही आपका विवर्तन होगा और ऐसे ही आपका पोलराइजेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो तरंग है ना, एक प्रकाश जो है उसको एक तरंग के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया, कॉम्पटन प्रभाव यहाँ पर हो गया, जहां पर हम लोग विकिरण को एक कण कंसीडर करते हुए आगे चलते हैं। तो आप प्रकाश को दो तरीके से कंसीडर कर सकते हो, तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहा जाता है। अच्छा, ये दोनों चीजें पढ़ने से कुछ फायदा हुआ क्या, मतलब जब ये दोनों चीजें करवाई गई, इन मीन्स की जब इन दोनों चीज़ों के ऊपर रिसर्च हुई, है ना, इसके ऊपर अध्ययन किया गया, तो क्या कुछ कंक्लूजन निकला क्या, तो बिल्कुल निकला। जब हमने विकिरण को कण के रूप में माना, देखो, जब विकिरण को कण जैसे गुण प्रदर्शित करता है, ये किसने प्रूफ किया कि विकिरण एक पार्टिकल की तरह व्यवहार कर सकता है। तो आइंस्टीन ने पाया कि प्रकाश ऊर्जा पैकेटों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और वही फोटोन को आपने किसी मेटल प्लेट के ऊपर गिराया, वहां से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करा और करंट को फ्लो करवाया, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव विकिरण की दोहरी प्रकृति से ही संबंधित है, ठीक है। विकिरण और पदार्थ की द्वैत प्रकृति अन्य अवधारणा को किस प्रकार से स्पष्ट करती है,
तो इसकी वजह से क्या हुआ, कई सिद्धांत अपने आप में आपस में जुड़ गए। जैसे कि जो हमारा नॉर्मल फिजिक्स की थ्योरी है, शास्त्रीय और क्वांटम भौतिकी दोनों को ये जोड़ता है, जो क्वांटम मैकेनिज्म, क्योंकि ये जब जितनी भी फिजिक्स थी ये सब रिसर्च होने के बाद ही हमें क्वांटम फिजिक्स यहाँ पर मिली, जहाँ पर हमने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, बहुत सारी कई नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखा। तो दोनों प्रकार की चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है। ये सूक्ष्म स्तर पर कणों के व्यवहार के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है प्रकाश का द्वैत व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इसमें किस किस का योगदान है, अल्बर्ट आइंस्टीन का योगदान है, जिन्होंने खोजा था कि प्रकाश किससे मिलकर बना है, फोटोन से मिलकर बना है। फिर हमारी डी ब्रॉगली आ जाते हैं, जिन्होंने पदार्थ की तरंग प्रकृति की स्थापना करी थी। तो लास्ट में यही बचे हुए हैं, अपन को अब वही डी ब्रॉगली समीकरण ही पढ़ना है, क्योंकि कण वाला, पार्टिकल, फोटोन वाला आप पढ़ चुके हो, अब आपको वेव वाला पढ़ना है, तरंग वाला पढ़ना है। तो यहीं से आती है हमारी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, सो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको लर्न करना है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनेंगे। काफ़ी सॉर्टेड है, ज़्यादा कोई टफ चीज़ें इसके अंदर नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है जो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो, वही फॉर्मूला आपको फिर से देखना है। तो नया इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस रिसर्च किसने करी, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, वो जस्ट आप एक जनरल आइडिया के लिए देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली ने 1924 में यह प्रस्तावित किया था कि सभी गतिशील कणों की तरंग प्रकृति होती है, जितने भी गतिशील कण होंगे उनका तरंग प्रकृति यहाँ पर होगी, मतलब वो एक वेव की तरह व्यवहार करेगी, जिसे पदार्थ की द्वैत प्रकृति के रूप में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, इसमें ऐसा कोई याद रखने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। वहाँ से इन्होंने क्या करा था, एक फोटोन के लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य बनाई थी, मतलब एक फोटोन की वेवलेंथ कितनी हो सकती है, h/p के बराबर होगी, जहाँ पर h आपका प्लांक कांस्टेंट हो जाएगा, वही 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जिसकी वैल्यू रहेगी, और p जो है फोटोन का मोमेंटम, उसका संवेग यहाँ पर रहेगा। आप चाहें तो इसको mv भी लिख सकते हो। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, यहाँ पर होगा द्रव्यमान उस कण का और उस द्रव्यमान की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों फॉर्मूला इसी के हैं। ठीक है, सो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य हमें वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में बताती है। तो यहाँ से आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाती है h/p। अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशंस देख लो कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य एक कण के संवेग और द्रव्यमान से जुड़ी हुई है, h/mv यहाँ पर होगा, तो द्रव्यमान और संवेग से जुड़ी हुई है। इसका उपयोग किसी भी फोटोन के संवेग के आधार पर, मतलब इसके आधार पर उसकी तरंग दैर्घ्य की गणना की जा सकती है। इस सूत्र का उपयोग अन्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य की गणना करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य निकाल कर बताओ, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन का मास रख दो, प्रोटॉन का पूछ ले तो प्रोटॉन का रख दो, न्यूट्रॉन का पूछ ले तो आप उसका द्रव्यमान रख के किसी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों की वेवलेंथ यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला से आपकी सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य सूत्र तरंग दैर्घ्य को तरंग या कण के संवेग से संबंधित बताती है, मतलब किसी भी चीज का संवेग से रिलेशन बता देगी कि उसका जो संवेग है वो क्या होगा। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग प्रकाश की तरंग और कण के रूप में द्वैत प्रकृति को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, मतलब ड्यूल नेचर को समझाने के लिए कि कैसे एक प्रकाश किरण कण और तरंग दोनों की तरफ व्यवहार कर सकती है। सो यहाँ से हमारी डी ब्रॉगली इक्वेशन बन जाती है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv करके, जहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ होगी किसमें, मीटर में, h जो होगा हमारा प्लांक कांस्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट हो गया, उसके बाद m इसका कण का द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा और v उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लो, इसमें इतना ही है, बाकी आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत और कण का सिद्धांत का समर्थन कौन करता है। प्रकाश को तरंग की तरह भी समझा गया है और प्रकाश को कण की तरह भी समझा, ये दोनों चीजें समझाने वाले कौन थे, डी ब्रॉगली यहाँ पर थे, और इन्होंने ही विकिरण की द्वैत प्रकृति को यहाँ पर पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया था। डी ब्रॉगली का जो तरंग दैर्घ्य उसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, आप यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाकी इक्वेशंस आप देख लीजिए, mc² है, hv है और mv² है, h/mv यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।
चलिए अगला देखिएगा, डी ब्रोगली जो समीकरण है वो किससे संबंधित है, तो प्रकाश पदार्थ की जो द्वैत प्रकृति है उससे संबंधित है। कब इसको सर्च किया गया था, रिसर्च किया गया था 1924 में इसको रिसर्च किया गया था। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किस प्रकार के कणों के लिए महत्वपूर्ण होती, तो सूक्ष्म कणों का अगर अपन को वेवलेंथ निकालना है, जस्ट लाइक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसके लिए आप डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का प्रयोग कर सकते हो। भारी कणों के लिए, स्थिर कणों के लिए और बड़े पिंडों के लिए आप इस थ्योरी का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी कण की चाल बढ़ा दी जाती है तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पर क्या असर पड़ेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी या फिर एच बाय एम वी के बराबर होता है। तो अगर किसी तरंग, तो लैम्डा यहाँ से प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/v, चाल मतलब वेलोसिटी के लिए पूछा है। तो अगर किसी भी कण की चाल बढ़ा दी गई तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा वेलोसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, एक को बढ़ाओगे दूसरा यहाँ पर कम पड़ जाएगा। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको लास्ट में या जब न्यूमेरिकल वाली क्लास आएगी उसमें अपन कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। अगला टॉपिक अभी अपन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अपन होगा तो लास्ट में से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन स्टार्ट कर देते हैं ट्रांजिस्टर होते क्या है। अब ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीएन जंक्शन डायोड सिलेबस में देखा है तो यहाँ पर डायरेक्टली ट्रांजिस्टर भी उसी से कनेक्टेड होगा। तो इसको एक बार अपन देख लेते हैं, इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, कुछ 4 से 5 फॉर्मूला है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कम प्रतिरोध वाले सर्किट से कमजोर सिग्नल को उच्च प्रतिरोध वाले सर्किट में स्थानांतरित कर देता है। मतलब लोअर रेजिस्टेंस वाले सर्किट में जो कमजोर सिग्नल है उसको उच्च सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, ट्रांजिस्टर के द्वारा किया जाएगा। इजी लैंग्वेज में कहना है तो आप ये कह सकते हो कि यह वोल्टेज या करंट जैसे विद्युत संकेतों को नियंत्रित भी करता है, वोल्टेज और करंट को कंट्रोल भी करता है और उसको मैग्नीफाई भी करता है, प्रवर्धित भी करता है। ठीक है, मतलब सिग्नल को बढ़ाने का कार्य भी करता है। ट्रांजिस्टर खास होते हैं क्योंकि अपने आपको यह नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं कि सर्किट में कितना करंट प्रवाहित होगा। अब इसमें ना यह ट्रांजिस्टर के 2 लीड में वोल्टेज को नियंत्रित करके हासिल किया जा सकता है। प्रत्येक ट्रांजिस्टर में 3 लीड यहाँ पर होते हैं, मतलब आप नॉर्मल कह सकते हो कि 3 लेग यहाँ पर इसके अंदर पाए जाते हैं। वो अभी अपन इसका जो पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो 3 लेग में से 2 लेग पर हमारी जो है बैटरी कनेक्टेड होती है, तो आप इसको या तो फॉरवर्ड बायस कर सकते हो या फिर आप इसको रिवर्स बायस करके जो है अपने पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो कि करंट को बढ़ाना है, वोल्टेज को कम करना है, सर्किट को बंद करवाना है, सर्किट को ओपन स्विच की तरह कार्य करवाना है, सर्किट को क्लोज स्विच की तरह कार्य करवाना है। आप जैसे डिवाइस बनाना चाहते हो उसके 2 लेग को कंट्रोल करके आप कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों भाई साहब है जिन्होंने ट्रांजिस्टर की रिसर्च यहाँ पर करी थी। बेसिकली ये कुछ नॉर्मल रिसर्च कर रहे थे बट अचानक से इनसे ट्रांजिस्टर की भी रिसर्च हो गई। इनका पूरा हिस्ट्री है तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कुछ और रिसर्च कर रहे थे और यहाँ पर इनको ट्रांजिस्टर की, वो बोल सकते हैं ना कि ट्रांजिस्टर की खोज हो गई। ठीक है, तो जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले और वॉल्टर फ्रैटन, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। 1948 में इन्होंने इस चीज़ का आविष्कार कर लिया था, क्योंकि आज की डेट में आप जो कंप्यूटर चला रहे हो, कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ है वो कहीं ना कहीं ट्रांजिस्टर के बाद ही हुआ है। ट्रांजिस्टर के आविष्कार की वजह से काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह काफ़ी ईजी हो गए हैं। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर एक प्रभावशाली छोटा सा आविष्कार है जिसने कंप्यूटर और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास की डायरेक्शन को ही बदल दिया। इसीलिए तीनों व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ट्रांजिस्टर में 2 पीएन डायोड यहाँ पर होते हैं, वही 2 पीएन जंक्शन हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें टोटल 3 टर्मिनल यहाँ पर होते हैं, जिसमें से आपका एक एमिटर होगा, एक बेस होगा और एक कलेक्टर होगा। ठीक है, अब देखो सिलेबस में भी आप देखोगे और आप सोच रहे हो कि आप सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। मान लो आपने कॉलेज टाइम में ये चीज़ें देखी होगी और इसको अपना जो 12th है उसमें भी आती है ये चीज़ें, बट उस टाइम पर यही होता है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें अपन को पढ़ा दी जाती, कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये वाली चीज़ें ऐसे कि सेल्फ स्टडी से समझ नहीं आएगी, क्योंकि इस पर यदि आपने प्रैक्टिकल कर रखा है, लाइव यदि आपने ट्रांजिस्टर को खोल कर देखा है, उस पर काम कर रखा है, तो ही ये चीज़ें थोड़ा सा ईजी लगती है। ठीक है, तो अपन इसको समझने का ट्राई करते हैं कि थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए अपन इन चीज़ों को समझें। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांजिस्टर के कितने पेयर होते हैं, ट्रांजिस्टर के 3 पेयर यहाँ पर होते हैं। तीनों से कुछ इस तरीके से, मतलब आप समझ लो कि 3 तरीके से ये पेयर हैं, इस पर आप वायर वगैरह जोड़ते हो और इस तरीके से सर्किट को कनेक्ट करते हो।
ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं कि ट्रांजिस्टर को दो तरीके से क्लासिफाई किया है। इससे तो कई प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, मॉसफेट होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, बट मेनली जो है एक होता है हमारा द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब जैसे जैसे नई नई रिसर्च होती जा रही है, नए नए टाइप के ट्रांजिस्टर बनते जा रहे हैं, बट अभी हमारे लिए दो प्रकार के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को नॉर्मल जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, यूजुअली इसको शॉर्ट में बीजेटी लिखा जाता है। ठीक है, कभी आपने सुना भी होगा बीजेटी का नाम। ये ट्रांजिस्टर का पहला प्रकार था जिसको 1947 में बेल लैब्स द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था। बेसिकली ये दो डायोड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 लेयर संरचना यहाँ पर होती है और इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर बना सकते हो। 3 लेयर संरचना मतलब सैंडविच खाया है आपने, दो ब्रेड के बीच में हम लोग टोमेटो वगैरह या ककड़ी वगैरह जो भी रखते हैं, या आलू का जो मसाला यहाँ पर रखते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि 2 लेयर, 2 ब्रेड की लेयर हो गई है ना, और बीच में हमने अपना मसाला रखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि 2 एन यहाँ पर होते हैं और बीच में हमने पी रख दिया, या फिर 2 पी की लेयर हो गई, बीच में हमने क्या कर दिया, एन रख दिया। ठीक है, तो एक सैंडविच लेयर यहाँ पर बनाई जाती है। तो इसके दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक एन प्रकार के अर्धचालक जो पी परतों के बीच में सैंडविच बनाकर रखा गया है, दैट इज पी एन पी, और 2 एन प्रकार के अर्धचालक के बीच में पी को सैंडविच में रखा गया है। तो 2 प्रकार के आपके सेमीकंडक्टर हो, 2 प्रकार के आपके ट्रांजिस्टर हो जाएंगे। फर्स्ट इज पी एन पी, सेकेंड इज एन पी एन। ठीक है, बीजेटी करंट नियंत्रित डिवाइस यहाँ पर होता है जो कि क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के आधार पर प्रवाहित होने वाली करंट की एक छोटी सी मात्रा के परिणाम स्वरूप एक बड़ी मात्रा में करंट उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि अमीटर से लेकर कलेक्टर तक प्रवाहित होगा। तो इसको सिर्फ पढ़ लो, आगे अब अपन इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये छोटे से करंट से बहुत बड़ा करंट फ्लो करवा देता है। ठीक है, तो बीजीटी में कुछ इस प्रकार से सेटअप किए जाते हैं, पीएनपी और एनपीएन के। ठीक है, ये लेयर वाली चीज़ तो आपने देख ही ली है। अब इसका थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो फॉर्मूला भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसकी बनावट के आधार पर ही थोड़े फॉर्मूला डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर अर्धचालक सामग्री की 3 परतों द्वारा बना होता है। अगर यह एक प्रकार का पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इसमें 2 प्रकार के पी होंगे और एक एन प्रकार का क्षेत्र होगा। इसी तरह अगर ये एनपीएन है तो इसमें 2 एन प्रकार के क्षेत्र होंगे और एक पी प्रकार का क्षेत्र होगा। इसका जो सिंबल होता है, इसका जैसे डायोड का आपने सिंबल देखा था, ऐसे इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको ऐसे चलना है, यहाँ पर जो भी होगा वो आपका अमीटर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका बेस यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका कलेक्टर। अमीटर, बेस और कलेक्टर पीएनपी के लिए भी सेम होगा और एनपीएन के लिए भी अमीटर, बेस और कलेक्टर। इन शॉर्ट आप इसको ईबीसी कह सकते हो। ये हमेशा सेम फॉर्मेट को फॉलो करेगा। ठीक है, कैसे बोलो इसको, तो आप क्लॉकवाइज चलना हमेशा। अगर इसकी डायरेक्शन जैसे ये अमीटर को यहाँ पर भी खिसका दे, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा गया डायग्राम है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एनपीएन डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें इस तरीके से इन्होंने 4 डायग्राम बनाए हुए थे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, आप क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की दिशा में चलोगे। पहले आप अमीटर लिखोगे, उसके बाद आप बेस लिखोगे, उसके बाद आप कलेक्टर लिखोगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई बात नहीं, बेस को यहाँ नीचे ले लो। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला ही आपका कलेक्टर हो जाएगा और ये वाला आपका अमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो, बट हमेशा ध्यान रखना अमीटर से एंटर करेगा। पीएनपी डिवाइस के लिए अमीटर से करंट क्या करेगा, अंदर की साइड एंटर करेगा, तो ये वाला एरो बनाना। फिर यहाँ पर आपका बेस होगा और बाहर जो निकलेगा वहाँ आपका कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और एनपीएन के लिए जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि अमीटर की साइड आप बाहर का एरो लगाओगे। क्यों, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन को आपको फ्लो करवाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। अभी के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी बनावट को समझ लें कि इसका जो सिंबल होगा प्रतीक होगा, क्योंकि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसा नहीं है कि बेस को यहाँ लिख दे या फिर कलेक्टर को यहाँ पर लिख दे। तो बेस बेसिकली इन दोनों का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ऐसे समझ लो सिंपल सी लैंग्वेज में, ये 2 हैं, बीच में एक किससे जुड़े हुए हैं, बेस से जुड़े हुए, क्योंकि बेस जो है हमेशा आपका मिडिल में रहेगा। ठीक है, एक बार अमीटर से एंटर होगा और एक बार अमीटर से एग्जिट होगा। ओके, प्रतीक भी समझ में आ गए। चलो अब एक एक को करके पढ़ लेते हैं कि अमीटर है क्या। अमीटर को हिंदी में उत्सर्जक कहा जाता है, बट आप इंग्लिश में ही याद रखोगे, अमीटर को अमीटर ही कहोगे। ठीक है,
अच्छा, ये वो वाला मीटर नहीं है, है ना, जो आप अगर समझ रहे हो वोल्टेज और करंट मापने वाला यंत्र, करंट मापने वाला यंत्र अमीटर नहीं है, बेसिकली इट्स अ एमीटर, है ना, जो क्या करेगा, एमिट करेगा, जो कि क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। किसको करेगा वो अब आपको पता चलेगा कि होल्स को उत्सर्जित कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रहा है। सो एमीटर, ट्रांजिस्टर में एमीटर बहुसंख्यक आवेशों वाला एक बड़े भाग की आपूर्ति करता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो एमीटर साइज में हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। ये जो नॉर्मल फिजिकली डिवाइस भी होगा, ये एक डब्बा सा होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा रहेगा बेस और कलेक्टर के केस में, है ना। क्यों रहेगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ट्रांजिस्टर में एमीटर बहुसंख्यक आवेश वाला एक बड़े भाग की आपूर्ति करता है। अमीटर हमेशा आधार के संबंध में आगे की ओर बायस्ड होता है, मतलब अमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, ताकि यह आधार को बहुसंख्यक आवेश की आपूर्ति करवा सके। ट्रांजिस्टर का एमीटर भारी मात्रा में डॉप किया हुआ और आकार में मध्यम होगा, ठीक है। मतलब अगर आप बेस से कंपैरिजन करोगे तो बेस से इसका साइज कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। बेस बिल्कुल पतला सा होता है, छोटा सा होता है, और ये होता है हमारा अमीटर बड़ी साइज का, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये अपना अमीटर हो गया। हमेशा ध्यान रखना अमीटर को कैसा रखा जाएगा, फॉरवर्ड बायस रखा जाएगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और अगर ये नेगेटिव है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ रहेगा। चलो अब आगे कलेक्टर को भी डिस्कस कर लेते, फिर बेस को भी डिस्कस कर लेंगे। सो ट्रांजिस्टर में वह भाग जो एमीटर के द्वारा आपूर्ति किए गए अधिकांश चार्ज वाहक को एकत्रित करता है। मतलब एमीटर ने क्या करा, यहाँ पर जितना भी चार्ज आया, जितना भी आवेश आया, उसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये सारा चार्ज किसके पास पहुंचेगा, कलेक्टर के पास पहुंचेगा। तो एमीटर ने जितना भी चार्ज बनाया वो कलेक्टर तक पहुंचेगा, है ना। कलेक्टर क्या करेगा, उस चीज को एकत्रित करेगा। तो कलेक्टर का मतलब ही क्या होता है, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है हमेशा कैसा होता है, रिवर्स बायस होता है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना एमीटर फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, बेस के आधार पर रिवर्स बायस में ये जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। दो चीजें अभी तक क्लियर हुई है, आगे पढ़ो। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सेक्शन मध्यम रूप से डॉप किया हुआ रहता है, मतलब एक अमीटर जो होगा वो हाईली डॉप होगा। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है मिडिल, मतलब बहुत ज्यादा डॉपिंग भी नहीं की हुई रहती, मतलब बहुत ज्यादा अशुद्धियां भी नहीं मिलाई जाती है और बहुत कम अशुद्धियां भी नहीं मिलाई जाती है, ठीक है। लेकिन ये साइज में अमीटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि अमीटर के द्वारा आपूर्ति किए गए अधिकांश चार्ज वाहक को क्या करना होता है, इसको कलेक्ट करना होता है। तो चलो इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर एनपीएन के टर्म्स में समझेंगे। ये मेरा अमीटर हो गया, ये बिल्कुल पतली सी लेयर बेस की हो गई, और ये मेरा क्या हो गया, कलेक्टर हो गया। अमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा, आप इसको एफ लिख लो। कलेक्टर बेस के कंपैरिजन में हमेशा कैसा रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा। अमीटर सबसे बड़ा जो साइज होगा वो किसका होगा, कलेक्टर का होगा। फिर उससे कम साइज किसका होगा, अमीटर का होगा। और सबसे पतला कौन होगा, बेस होगा। जो इम्प्योरिटीज होगी सबसे ज़्यादा किसके अंदर होगी, इसके अंदर होगी, है ना। इसको I1 इम्प्योरिटीज सबसे ज़्यादा, मतलब डॉपिंग, अशुद्धियाँ सबसे ज़्यादा किस में होगी, अमीटर के अंदर होगी। फिर दूसरे नंबर की अशुद्धियाँ, मतलब अमीटर से थोड़ी कम अशुद्धियाँ किसके अंदर होगी, कलेक्टर के अंदर होगी। और सबसे कम अशुद्धियाँ जो होगी वो किसके अंदर हो जाएगी, आपकी बेस के अंदर हो जाएगी, ठीक है। डन यहाँ तक। चलो बेस को भी पढ़ लो, फिर दोनों प्रकार के डिवाइस अपन देख लेते हैं। सो बेस जो होगा इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करोगे तो ट्रांजिस्टर वाले आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बेसिकली उसमें नॉर्मली पूछा जाता है कि यदि अल्फा की वैल्यू 0.9 है तो बताइए बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंसर भी याद हो गया इसका अब तो। और यदि बीटा की वैल्यू 0.1 है तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो वो बेसिकली ट्रांजिस्टर की इफिशियंसी निकालने के लिए अल्फा और बीटा पूछते हैं, ठीक है। तो चलो बेस को डिस्कस करते हैं। ट्रांजिस्टर के मध्य भाग को बेस के रूप में जाना जाता है, जो मिडिल वाला पार्ट है वो बेस होता है। बेस सर्किट बनाता है क्योंकि यही अमीटर को कलेक्टर से जोड़ता है। अगर बेस नहीं होगा तो अमीटर से कलेक्टर के बीच में करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अमीटर बेस हमेशा जो है फॉरवर्ड बायस यहाँ पर होता है और सर्किट को कम प्रतिरोध यहाँ पर प्रदान करता है। फॉरवर्ड बायस है, रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब आसानी से करंट फ्लो होगा। कलेक्टर बेस जंक्शन जो है हमेशा रिवर्स बायस यहाँ पर होता है और सर्किट को हाईली रेजिस्टिव यहाँ पर बना देता है। ट्रांजिस्टर का जो बेस है बिल्कुल लाइटली डॉप्ड यहाँ पर किया हुआ रहता है, बहुत ही पतली लेयर यहाँ पर होती है ना, जिसके कारण यह बेस को बहुसंख्यक आवेश चार्ज वाहक यहाँ पर प्रदान करता है। तो बेस का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है
कि बहुत कम डोपिंग इसके अंदर की हुई रहेगी, पतली सी लेयर यहाँ पर होती है, अमीटर को कलेक्टर से जोड़ने का ये कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है, अमीटर बेस कलेक्टर क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग लेयर के ऊपर, जो सैंडविच लेयर आप पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं एनपीएन। तो एनपीएन का मतलब क्या होगा कि दो एन प्रकार के ब्रेड के बीच में पी टाइप की हमने आलू की जो है किट्टी यहाँ पर रख दी है, ऐसा करके आप समझ लो। तो एन टाइप लेयर के बीच में एक पी टाइप का हमने सेमीकंडक्टर यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो ये दो एन टाइप के हो गए। ठीक है, और बीच में क्या हो गया हमारा पी टाइप का यहाँ पर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भी बहुत टफ चीज़ नहीं है। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, जो एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को सैंडविच करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुसंख्यक आवेश होंगे, क्योंकि आप बात कर रहे हो एनपीएन की, तो एनपीएन के अंदर एन जो होंगे वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं, पीएन डायोड में आपने पढ़ाई था। और पी क्या होते हैं, पी के पास होल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेजोरिटी किसकी हो गई, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। इसीलिए इसने बोला है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश होंगे, जबकि होल्स जो होंगे वो अल्पसंख्यक होंगे, क्योंकि पी की संख्या कम है। ठीक है, और बेस में इसको डाला हुआ है, तो वैसे ही ये कम हो गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर में अधिकांश चार्ज वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। बेस टर्मिनल पर करंट की एक छोटी सी मात्रा यहाँ पर प्रवाहित की जाती है। बेस टर्मिनल पर करंट की एक छोटी सी मात्रा अमीटर से कलेक्टर तक करंट की बड़ी मात्रा को प्रवाहित करती है। दैट मीन्स कि अगर आप बेस पर हल्का सा भी करंट दोगे तो अमीटर से कलेक्टर पर एक हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सेटअप ही कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, देखो ये अमीटर हमने जोड़ दिया, ये एन टाइप हो गया, ये अमीटर हो गया। ठीक है, तो और ये किससे जुड़ेगा, बेस से जुड़ेगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, इस वाले सेटअप को अमीटर बेस जंक्शन बोला जाएगा, क्योंकि अमीटर बेस से जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोला जाएगा, कलेक्टर बेस जंक्शन, सीबीजे यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, इस साइड क्या हो गया अपना कलेक्टर, इस साइड एमीटर, नीचे क्या हो गया अपना बेस हो गया। ठीक है, चलो अब इसको जोड़ते हैं। अपन ने देखा था एमीटर हमेशा कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, अमीटर को फॉरवर्ड बायस करके देखो। ठीक है, अमीटर को कैसा करो, फॉरवर्ड बायस यहाँ पर कर दो। जैसे ये आपका अमीटर हो गया, हमने क्या बोला, ये एन टाइप है। एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव, तो बैटरी का नेगेटिव हिस्सा किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, एन टाइप से। तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए, है ना, नेगेटिव नेगेटिव मतलब सेम चार्ज वाले। तो ये कौन सा हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। और कलेक्टर जो है हमेशा कौन सा होगा, हमारा रिवर्स बायस यहाँ पर होगा, मतलब एन टाइप यानी कि नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो एक बेसिक क्लियर हो गया। एनपीएन में हमने एन इलेक्ट्रॉन वाहक होंगे, मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और कलेक्टर नेगेटिव वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये हो गए हमारे दोनों रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यू टू फॉरवर्ड बायस यानी कि अग्रगामी पूर्वाग्रह के कारण, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग के कारण उत्सर्जक ई में अधिकांश आवेश वाहक आधार से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। मतलब जब आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया, मतलब ये वाला नेगेटिव टर्मिनल हमारे इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसके भी नेगेटिव, क्योंकि बेस से भी कनेक्टेड है, तो बेस के नेगेटिव टर्मिनल से या पूरे डिवाइस की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड, करंट जो है इस साइड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब करंट एमीटर से क्या होगा, बाहर की साइड निकलेगा। ठीक है, राइट, यही वाली चीज होगी, करंट यहाँ से बाहर की ओर निकलेगा। तो अब क्या होगा, इधर से ये इधर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में बेस जो ऑलरेडी यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर से बेस में जो होल्स रखे हुए हैं, तो ये जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, यही चीज इसने बोली है कि यहाँ पर बेस से क्या होगा, वो प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं। तो उत्सर्जक ई में अधिकांश आवेश वाहक आधार की ओर प्रतिकर्षित यहाँ पर हो जाते हैं, आधार से प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन होल्स रिकॉम्बिनेशन इज वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉन और होल का बहुत कम हिस्सा ऐसा होगा जो आपस में एक दूसरे से जुड़ पाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो भाग रहे हैं। यहाँ पर कोई अगर इलेक्ट्रॉन बैठा होगा और यहाँ पर होल होंगे, तो केवल इतना सा कॉम्बिनेशन इनका बन पाएगा, मतलब ये दोनों आपस में संयोजित हो पाएंगे, एक दूसरे को खत्म कर पाएंगे। ठीक है, जो करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो देखो द इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन इज वेरी स्मॉल इन द बेस रीजन बिकॉज ऑफ द बेस आर लाइटली डॉप्ड। एक तो हमने बेस को लाइटली डॉप भी किया हुआ है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन भी जो बहुत कम बनेगा। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्रॉस इनटू द कलेक्टर रीजन, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर रीजन तक चले जाएंगे, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पर चले जाएंगे, संग्राहक क्षेत्र के अंदर एंटर कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो ये जाने नहीं दे रहा है।
बहुत कम करंट फ्लो हो पाएगा। ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन को फ्लो फॉलो करते हुए कलेक्टर के अंदर जाकर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया एनपीएन का कंसेप्ट। ऐसे ही आपको एक बार पीएनपी का समझाते हैं, देन फिर पूछते हैं कि समझ में आया कि नहीं। एक बार पीएनपी का समझ लो, पीएनपी का क्या सीन है। देखो इसमें दो प्रकार के पी सैंडविच हो गए, दो प्रकार के पी सैंडविच हो गए, और बीच में हमने एन की क्या कर दी, कोटिंग यहाँ पर कर दी। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर का सैंडविच होता है। यहाँ पर होल बहुसंख्यक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे। क्योंकि पी टाइप है तो होल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब इसका जो सेटअप होगा वो कैसा होगा, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल, जैसा एनपीएन समझा था वैसे ही आपको समझना है। अमीटर हमेशा कैसा रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। अब देखो पी टाइप की बात हो रही है, पी टाइप में होल्स होंगे, होल पॉजिटिवली चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपके अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा। कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा। तो एक बेसिक सेटअप जो होता है ट्रांजिस्टर का, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस वाला, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो वही वाली चीज़, एमीटर बेस बैटरी पी टाइप एमीटर को जोड़ती है, जो कि फॉरवर्ड बायस यहाँ पर होगा, कलेक्टर रिवर्स बायस यहाँ पर होगा। इस मामले में एमीटर में अधिकांश चार्ज वाहक जो होंगे वो होल्स होंगे, मतलब जो करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होना चाहिए, होल्स की वजह से होना चाहिए। अब यहाँ पर होल्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ तो यहाँ पर करंट फ्लो करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा इस केस में, देखो ये होल्स है और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये वाला जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये भी पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये इसको क्या करेगा, अपनी साइड आकर्षित करेगा, है ना, इसको धक्का लगेगा, प्रतिकर्षण का गुण यहाँ पर आएगा, जिसकी वजह से फ्लो जो है अपोजिट साइड पर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वही वाली चीज़ है, जस्ट आपका जो हमने इससे पहले जो एनपीएन पढ़ा उसका जस्ट आप रिवर्स कर दो कि इस मामले में अमीटर में अधिकांश चार्ज वाहक क्या हो जाएंगे, अपने होल्स हो जाएंगे, जो कि बेस से क्या होंगे, प्रतिकर्षित यहाँ पर होंगे। ठीक है, बेस से क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। चूंकि बेस लेयर काफ़ी पतली है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और होल्स के मिलने पर बहुत कम इंटरेक्शन यहाँ पर होगा। ज़्यादातर जो हमारे होल्स होंगे कलेक्टर तक पहुँच जाएंगे, जितने भी होल्स होंगे वो कैसे पहुँच जाएंगे, कलेक्टर तक पहुँच जाएंगे। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा उसके पीछे का मुख्यतः जो रीज़न बनेगा वो क्या बनेगा, होल्स होगा। सेम चीज़ अपन एनपीएन के लिए भी देख सकते हैं कि एनपीएन में जो मेनली करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, और पीएनपी में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारा होल्स की वजह से यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अभी समझ में आया, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब देखो इसमें आ जाती थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि अगर आपके सामने दो ट्रांजिस्टर रखे हुए हैं, एक आपके सामने रखा हुआ है एनपीएन और दूसरा आपके सामने रखा हुआ है पीएनपी, तो कौन सा लेना ज़्यादा पसंद करोगे। ठीक है, तो एनपीएन लेना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो इसकी लागत अच्छी होती है, नेगेटिव ग्राउंडिंग भी इसकी रहती है, तो वही सारे खतरे नहीं रहते हैं इसके, है ना, खराब होने की और वो सारी चीज़ें। ठीक है, और वाहन गतिशीलता, क्योंकि इसमें जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो करंट फ्लो होने में यहाँ पर आसानी होती है। अगर आप पीएनपी लेते हो तो इसमें जगह भी ज़्यादा चाहिए रहती है, क्योंकि होल सारे कैरियर्स यहाँ पर होंगे, तो इसका जो बनाने का तरीका है वो भी थोड़ा सा लागत वाइज भी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, तो एनपीएन को ज़्यादा प्रेफर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब देखो ट्रांजिस्टर जो आपने बनाया है, जो अभी आपने फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग यहाँ पर करी है, तो उसके कई सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, है ना, और इस ट्रांजिस्टर को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाता है इस ट्रांजिस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप एक ट्रांजिस्टर को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो। हम लोग ट्रांजिस्टर को 4 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल जो आप किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करते हो तो एक्टिव मोड उसका रहेगा, एक सैचुरेटेड पॉइंट रहेगा, एक कट ऑफ की तरह यूज़ कर सकते हो, और एज अ इन्वर्टेड की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब कैसे यूज़ होगा, तो देखो एमिटर जंक्शन को आप हमेशा फॉरवर्ड बायस रखो और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस रखो। जो अभी आपने एनपीएन और पीएनपी पढ़ा वो इसी केस में आपने देखा है, अभी आपने ये वाला केस पढ़ा है केवल, और यूजुअली इसी केस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस हमको एक्टिव मोड में चाहिए होते हैं कि ऑन ऑफ करो और चल जाए, वो वाली चीज़। ठीक है, सो एमिटर को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को आप रिवर्स बायस करेंगे तो जो सर्किट आपका काम करेगा, जो ट्रांजिस्टर आपका काम करेगा, वो सक्रिय मोड में करेगा, एक्टिव मोड में करेगा। अच्छा, इसको हिंदी में तो नहीं लिखे, वैसे फॉरवर्ड रिवर्स समझ में आ रहा है।
अग्र और पश्च हिंदी में बोलोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगला देखो, दोनों को आप फॉरवर्ड बायस कर दो, मतलब एमिटर को भी आपने फॉरवर्ड कर दिया है और कलेक्टर को भी फॉरवर्ड कर दिया, तो उस केस में उस सर्किट में तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, दैट मीन्स वो सैचुरेशन पॉइंट पर चला जाएगा, मतलब एक सैचुरेशन की स्थिति में चला जाएगा। अभी ये चारों मोड भी अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है कि आप दोनों को ही रिवर्स कर दो, आप एमीटर को और कलेक्टर दोनों को ही बैटरी के कंपैरिजन में रिवर्स बायस आप कर दो। अब दोनों के लिए हो सकता है एनपीएन भी हो सकता है और पीएनपी भी हो सकता है, तो उस केस में आपका जो डिवाइस है वो कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और एक को रिवर्स कर दो, मतलब अमीटर को रिवर्स कर दिया और कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस कर दिया, तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। अब इन चारों का मीनिंग समझ लो, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे एक एक पॉइंट अपने आप में एक एक क्वेश्चन बनेगा अभी। तो मान लो एक को फॉरवर्ड बायस किया और एक को रिवर्स बायस किया है, मतलब अमीटर को फॉरवर्ड किया है और कलेक्टर को रिवर्स बायस किया है। ध्यान रखना, जब भी पहला वाला बोलेंगे अमीटर के लिए बोलेंगे, सेकेंड वाला बोलेंगे कलेक्टर के लिए कहेंगे, ठीक है। सो इस मामले में अमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस होगा, जैसा कि अभी आपने डायग्राम से भी सीखा। सो उस केस में ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में होता है, ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होगा और कलेक्टर करंट अमीटर करंट पर निर्भर करेगा। अमीटर के पास जितना भी करंट आएगा वो कलेक्टर तक पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र में संचालित होने वाले ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रवर्धक की तरह किया जाता है। प्रवर्धक समझते हो, प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर की तरह प्रयोग किया जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ को वो क्या कर सकता है, यहाँ पर एम्पलीफाई कर सकता है। तो यूजुअली हम जो प्रयोग करते हैं वो फॉरवर्ड रिवर्स मोड ही यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है। फॉरवर्ड फॉरवर्ड क्या होगा कि दोनों ही जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे, तो इस केस में ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा और कलेक्टर करंट बेस करंट से स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब कलेक्टर और बेस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। उस केस में आपका डिवाइस ऑफ हो जाएगा, मतलब वो एक बंद स्विच की तरह कार्य करेगा, ठीक है। फिर आ जाता है रिवर्स रिवर्स, कि आप दोनों को किसकी तरह कार्य करवा रहे हो, रिवर्स रिवर्स की तरह कार्य करवा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि एमिटर बेस को बहुसंख्यक चार्ज वाहक की आपूर्ति यहाँ पर नहीं हो पाएगी, मतलब उसको यहाँ पर जो कैरियर्स है वो नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण कलेक्टर के द्वारा वाहक करंट एकत्र नहीं किया जाएगा। देखो, अगर अमीटर ही करंट कलेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो कलेक्टर को क्या देगा, कुछ भी नहीं दे पाएगा। इस प्रकार इस मामले में ट्रांजिस्टर एक ओपन स्विच की तरह कार्य करने लग जाता है, मतलब कंटिन्यूस वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों ही केस कैसे हो जाएंगे, आपके रिवर्स बायस हो जाएंगे, तो इस केस को कट ऑफ रीजन यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। फिर अमीटर को रिवर्स कर दो, कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस कर दो। चूंकि कलेक्टर एमीटर जंक्शन की तुलना में कम डॉप किया हुआ रहता है, इसीलिए बेस को बहुसंख्यक चार्ज वाहक की आपूर्ति नहीं करवा पाएगा। इसको सबसे बुरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि करंट तो फ्लो होगा लेकिन जितना अपन को चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको खराब ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे बेस्ट क्या है, एफआर है। कट ऑफ करवाना है तो दोनों को रिवर्स कर दो, और अगर हमको बंद स्विच की तरह कार्य करवाना है, सैचुरेशन में डालना है, तो उसको दोनों को फॉरवर्ड कर दो। और ये तो यूजुअली यूज़ ही नहीं करेंगे, खराब ट्रांजिस्टर आप इसको कह सकते हो, मतलब जिसमें अच्छा करंट फ्लो नहीं होगा। अब आ जाते हैं आपके कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है बीटा के बारे में, करंट गेन, जिसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी ट्रांजिस्टर का जो करंट गेन है वो किसके बराबर होगा, IC डिवाइड बाय IB के बराबर होगा। IC मतलब कलेक्टर का करंट डिवाइड बाय बेस का करंट, ठीक है। बीटा BJT जो ट्रांजिस्टर होता है उसका करंट गेन यहाँ पर होता है, ठीक है। ये करंट गेन, जो भी करंट यहाँ पर इसने प्राप्त किया है, ठीक है। बेसिकली कोई भी ट्रांजिस्टर कितना इफिशिएंट हो सकता है ना, उसकी इफिशियंसी को ये शो करता है कि एक ट्रांजिस्टर 90% इफिशिएंट है, एक ट्रांजिस्टर 100% इफिशिएंट है, तो उसकी जानकारी आपको बीटा से मिलती है, ठीक है। कलेक्टर करंट IC करंट और बेस करंट का अनुपात होता है। अधिक बीटा का मान है ट्रांजिस्टर इनपुट सिग्नल को अधिक बढ़ा सकता है। सिंपल सी लैंग्वेज में, हाई, अगर बीटा की वैल्यू हाई है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये ट्रांजिस्टर इनपुट सिग्नल को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकता है, मतलब आपने जो सिग्नल दिया वो काफ़ी वीक है, लेकिन अगर आप उससे अगर बीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो सिग्नल आपका एम्पलीफाई होके मिलेगा। इसको बीटा यहाँ पर कहा जाता है, दैट इज करंट गेन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो कि जो IC की वैल्यू अगर आपको निकालनी है
है ना, नॉर्मल यही इसी फॉर्मूला से ही देख लो। यदि आपको IC की वैल्यू निकालनी है तो आप बीटा में क्या कर सकते हो, IB का मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई भी ट्रांजिस्टर है उसकी इफिशियंसी अपन को दे रखी है और उसमें आपको बेस करंट दे रखा है, तो वहाँ से आप IC की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे किसी भी ट्रांजिस्टर की इफिशियंसी बीटा जो करंट गेन है वो 9 दे रखा है, IB की वैल्यू 0.2 हमको दे रखी है, तो यहाँ से आप इजीली IC की वैल्यू कलेक्टर करंट को निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो अगली चीज़ आ जाती है यहाँ पर, किरचॉफ के लॉ से भी हम लोग ट्रांजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल करंट जो होगा, जितना भी करंट वहाँ से आ रहा है जा रहा है उसके सम के बराबर होगा। यानी कि जो एमीटर में आ रहा है करंट वो किसके बराबर होगा, कलेक्टर के करंट के प्लस बेस के करंट के बराबर होगा। और हमेशा अमीटर का करंट ज़्यादा ही रहेगा, है ना, हमेशा अमीटर का करंट यहाँ पर बेस के करंट और कलेक्टर के करंट से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से मिल गया। तीसरा, ओम के लॉ से भी आप इसको समझ सकते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है। हमेशा ओम का जो ट्रांजिस्टर के टर्मिनल होते हैं, है ना, ये वोल्टेज जो होता है ट्रांजिस्टर का वो ओम के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग देखें रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वही प्रोपोर्शनल वाली चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज करंट और वोल्टेज होगा बेसिकली करंट और जो रेजिस्टेंस होगा उसके गुणनफल के बराबर होगा। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा ही यहाँ पर हमारा करंट फ्लो होगा। तो यही अपना ओम का नियम है और ट्रांजिस्टर इस चीज़ को फॉलो करता है। पावर डिसिपेशन की से कोई भी ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ पावर, कुछ ना कुछ शक्ति तो वो यूज़ करेगा चलने में। तो किसी भी ट्रांजिस्टर की अगर पावर डिसिपेशन अगर अपन को निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, तो वो इस फॉर्मूला से निकलती है, P इज इक्वल टू VCE, ये E इसके बेस में है, बेसिकली ये VCE इंटू IC है। ठीक है, पावर डिसिपेशन जो कलेक्टर से अमीटर तक का जो वोल्टेज आप दे रहे हो इनटू जो हमारा कलेक्टर का जो करंट है उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि फाइनल जो करंट है वो किसके पास है, कलेक्टर के पास है। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर में नष्ट होने वाली शक्ति पावर डिसिपेशन कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को आप कलेक्टर करंट से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो वो मिल जाएगा। बेसिकली ये P वैल्यू क्या दर्शाती है, ये दर्शाता है कि ट्रांजिस्टर में कितनी गर्मी उत्पन्न होगी। मतलब जब वो उसकी शक्ति नष्ट होगी तो वो हीट यहाँ पर होगा, वो गर्म यहाँ पर होगा। तो किसी भी ट्रांजिस्टर की पावर डिसिपेशन क्या होती है वो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। ओके, चलो ये चीज़ें तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको कुछ MCQs यहाँ पर कंप्लीट करवा देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। सो ट्रांजिस्टर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या कार्य होता है, मतलब ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्यों लगाया जाता है। सबसे पहले, क्या यह प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, इसकी जगह तो हम लोग नॉर्मल रजिस्टर ही लगा देते। एम्पलीफायर और स्विचेस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, या तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है या एज अ स्विच की तरह कार्य कर सकता है, तो बिल्कुल सही है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, करंट को एम्पलीफाई कर देगा, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देगा और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बढ़ाने जो स्विचेस हैं उसकी तरह ये कार्य करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांजिस्टर में कौन सा टर्मिनल करंट प्रवाह को कंट्रोल करता है। अगर हम लोग करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो करंट प्रवाह को कंट्रोल करने वाला टर्मिनल क्या होगा, हमारा बेस टर्मिनल यहाँ पर होगा। ठीक है, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया। ठीक है, तो करंट को कंट्रोल कौन करता है, बेस कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांजिस्टर में जो करंट गेन होता है बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। अभी जस्ट आपने फॉर्मूला देखा ही, बीटा किसके बराबर होगा, IC डिवाइड बाय IB के बराबर होगा। दोनों ही केस में NPN एंड PNP के केस में जो कलेक्टर करंट है उसको अपन जो बेस करंट है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, एमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अपन ने देखा था अमीटर करंट हमेशा ज़्यादा होता है बेस और कलेक्टर करंट से, तो यहाँ से एक रिलेशन यहाँ पर मिल गया। बेसिकली ये किरचॉफ के लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। BJT का पूरा नाम क्या है, तो BJT का भी अपन ने पढ़ाई था, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या नॉर्मल इसको जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाईपोलर मतलब दोनों साइड से हमने उसको पोलराइज्ड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों का उपयोग करके हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक NPN ट्रांजिस्टर में करंट की दिशा जो होती है वो कैसी होती है। तो यही इसीलिए हम लोगों ने पूरा सिंबल, प्रतीक वगैरह सारी चीज़ें देखी ताकि ये क्वेश्चन आए तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए। हमारे पास क्या है, एक NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब इसमें जो करंट की दिशा होगी वो हमेशा किससे किसकी साइड होगी, ध्यान रखना, हमेशा कलेक्टर से अमीटर की साइड यहाँ पर होती है। जैसे कि अगर मैं आपके लिए एक NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर बनाऊँ, जो अपन ने अभी सिंबल भी देखा था। ठीक है, ये आपका बेस होता है। ठीक है, ये नीचे वाला जो होगा
आपका अमीटर हो जाएगा, ये वाला आपका कलेक्टर हो जाएगा। तो इसमें जो करंट की दिशा होगी, हमेशा ध्यान रखना इसका जो सिंबल बनता है, इसमें जो एरो बनता है वो इस गोले के अंदर ही बनता है ना। इसको सिंबल का बनाने का भी एक तरीका होता है ना। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ एरो लगा दिया, नहीं, ये सेंसेबल तभी होगा जब आप इसके अंदर लगाओगे। ये किसके लिए बोल रहे हो आप, ये एनपीएन के लिए कह रहे है ना। और अगर इसी का सिंबल मैं पीएनपी के केस में बनाऊं तो पीएनपी के केस में ये कैसा हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हमारा कलेक्टर हो जाएगा, ये हमारा अमीटर हो जाएगा। अब इसमें जो डायरेक्शन बनेगी वो इनसाइड बनेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये आपका एनपीएन पीएनपी का क्लियर हो गया। अब इसने पूछा यही था कि करंट किस दिशा में प्रवाहित यहाँ पर होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा तो हमने यहाँ पर शो कर ही दी है, अमीटर से बाहर निकलेगा और कलेक्टर तक पहुँचेगा, है ना। तो अपोजिट इसका कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिशा में हमारे करंट फ्लो होते हैं। ध्यान से सुनना इस वाली चीज़ को, इसको अभी अपन हटा रहे हैं, ठीक है। देखो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई, अमीटर से कलेक्टर की तरफ प्रवाहित होंगे, है ना। और पारंपरिक करंट जो होगा वो कलेक्टर से अमीटर की तरफ प्रवाहित होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कलेक्टर से अमीटर की तरफ। सेम चीज आप उसके लिए भी कर सकते हो, पीएनपी के लिए आप उल्टा कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ट्रांजिस्टर का बेस करंट IB शून्य हो जाए, जो करंट को कंट्रोल करके चल रहा था, अगर वो ही वैल्यू 0 हो गई, तो उस केस में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह कार्य करेगा, ट्रांजिस्टर एज अ ओपन स्विच की तरह कार्य करेगा, क्योंकि वो एक तरीके से स्विच ऑफ ही हो गया, क्योंकि कलेक्टर से अमीटर तक कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि बीच का जो बेस रीजन है अगर वो ही 0 हो गया है तो सारी वैल्यू काम ही नहीं करेगी, करंट का फ्लो ही नहीं होगा, तो वो एक ओपन स्विच की तरह यहाँ पर कार्य करेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो जैसे कि अभी आपने एक बीटा की वैल्यू पढ़ी थी, बीटा से रिलेटेड 1 से 2 फॉर्मूला और हैं, बाकी मैं आपको जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तब लिखवा भी दूंगी, ठीक है। अभी आपने देखा था बीटा इज इक्वल टू IC/IB यहाँ पर होगा, राइट। ये चीज़ अभी अपन ने देखी थी, ओके। एज अ अपन इसको एज अ एमिटर एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस केस में यदि बीटा को अगर अल्फा से कनेक्ट करना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। और यदि इसी को आप वापस से बीटा के टर्म्स में लिखना चाहते हो, अगर आपसे कोई अल्फा की वैल्यू पूछ ले तो बीटा 1 माइनस बीटा के 1 प्लस बीटा के बराबर ये होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, क्योंकि इस टाइप के दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए, है ना। एक आध बेसिक में भी आपको बता देती हूँ। जैसे कि एक ट्रांजिस्टर के लिए आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी थी 0.9 और पूछा गया था कि चलिए बीटा की वैल्यू बताइए, तो आपको बीटा की वैल्यू निकालनी थी, आप इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू रख लो 0.9 1 माइनस 0.9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 0.1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो अगर अल्फा की वैल्यू 0.9 है तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 यहाँ पर हो जाएगी। सेम क्वेश्चन ऐसा एक बार और आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखो एक क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था कि यदि बीटा की वैल्यू, जो पावर डिसिपेशन हो रहा है, अगर जो करंट गेन है बीटा, है ना, बीटा करंट गेन है, बीटा की वैल्यू अगर 100 है तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर के लिए अगर बीटा की वैल्यू 100 है तो बताइए अल्फा का मान क्या होगा, तो इसमें आप वैल्यू रख दो 100 डिवाइड बाय 101 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, मैथ्स वाले 0.99 आपका आंसर हो जाएगा। यस, साइंस वाले भी कर सकते हैं, है ना, 0.99 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन जो है आपसे ट्रांजिस्टर से पूछे जाते हैं, बाकी कुछ सिंबॉलिक पूछ लिए जाते हैं कि किसका सिंबल क्या है, अमीटर से बेस में कैसे करंट फ्लो होगा, इस टाइप के। बाकी अपन इसके MCQs करेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फाइनली ये यूनिट यहाँ पर ख़त्म होता है, मतलब 7 क्लासेस लगी इस यूनिट को कंप्लीट करने में, बट A to Z सारी चीज़ें कवर हो गई, कुछ भी स्किप इसके अंदर हमने नहीं किया है, ठीक है, लाइक अदर यूनिट्स। ओके, तो इसका MCQ हम लोग 1 से 2 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अभी आपने फ्रेश पढ़ा हुआ भी है तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तब तक जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई है कोई भी क्लास मिस मत करना, हर एक क्लास में नए नए टॉपिक हमने कवर किए हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है। अब अगर बीच में कोई फार्मूला रह गए होंगे तो वो आपके डायरेक्टली न्यूमेरिकल के साथ हो जाएंगे। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और साथ ही आपकी जो मैराथन क्लासेस चल रही है उसे भी आप ज्वाइन करें, वहाँ से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।